वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं और आई होप सो कि आप लोग चाय पी के नाश्ता करके ही बैठे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था थोड़ा सा हम उस माइंडसेट में पहुंच जाएं, जिससे इससे पहले वाले लेक्चर में हम जिस माइंडसेट पर थे। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? दैट मीन्स कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर नॉट अ पर्टिकुलर वन इंडिविजुअलिटी, बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिटी। दोनों क्या है? डिफरेंट आइडेंटिटी हैं। हमेशा हमें क्या गौर करके चलना है कि जो हमारा बिजनेस है हम उसको हमेशा सेंटर में करके चलेंगे। हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू बिजनेस, नॉट टू बिजनेसमैन। सेकेंड हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट। ये तो शुरू से ही मैं बताते आ रहा हूं आपको कि सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी के रूप में मेजर कर सके, यानी जिनको इन टर्म्स ऑफ मनी में हम राइट कर सकते हैं, हम उन्हीं को लिखते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड ऑफ एनी बिजनेस शुड बी सेम। जो अकाउंटिंग पीरियड ऑफ बिजनेस का होता है वो हर साल सेम होना चाहिए। मे भी किसी का बिजनेस वो अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं दिवाली टू दिवाली, होली टू होली, ईद टू ईद, वो कोई भी मान सकते हैं। बट जो ऑफिशियली हैं, ऑफिशियली दो हैं आपके, अगर उनमें भी अगर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो सबसे आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी अगर आपने 1 अप्रैल टू 31 मार्च का आपने अडॉप्ट किया हुआ है तो आप साल दर साल जितना साल भी आपका बिजनेस चलेगा तब तक के लिए आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करेंगे? आप एज यूजुअल 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही फॉलो करेंगे। अगर आपने कैलेंडर ईयर की बात की, अगर आपसे पूछा था कि फाइनेंशियल ईयर शुड बी ट्रीटेड एज अ कैलेंडर ईयर, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर, अगर मैं अपने फाइनेंशियल ईयर को कैलेंडर ईयर मान चलते हैं, मतलब मैं जनवरी टू दिसंबर मान के चल रहा हूं, तो क्लियर है चीजें कि हमेशा जब तक हमारा बिजनेस रहेगा हम हमेशा अपना फाइनेंशियल ईयर एज अ कैलेंडर ईयर को ही मानकर चलेंगे। थर्ड है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर भी मैंने आपको बताया था कि नथिंग शुड बी हाइड फ्रॉम यूजर ऑफ अकाउंट। यूजर ऑफ अकाउंट से कुछ भी चीजें नहीं छुपानी चाहिए। अगर आप यूजर ऑफ अकाउंट से चीजें छुपाएंगे तो फिर आपकी स्टेटमेंट एक्चुअल पोजीशन ऑफ बिजनेस नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि जो हमारा बैलेंस शीट होता है ना, वो हमारा बैलेंस शीट ये शो करता है कि हमारा मार्केट में क्या पोजीशन है, या कंपनी के ओनर को बताता है कि आपके पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितना है। अगर हम एग्जाम ही आपका नहीं लेंगे या एग्जाम हम सही से लेंगे नहीं, क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि व्हाट इज योर एग्जैक्ट सिचुएशन, कि हाउ द फार यू फ्रॉम योर ड्रीम नंबर, आप अपने नंबर से कितना दूर है? नहीं बता सकते हैं। अगर मैंने आपका टेस्ट लिया उस पर मैंने ही अपने मैं थोड़ा सा बायस्ड हो गया हूं, मैंने आपको ज्यादा नंबर दे दिया है, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान आपको क्रिएट करेगा, क्योंकि वो यू कैन नॉट गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द योर एक्चुअल पोजिशन ऑफ द राइट नाउ। आप इस वक्त क्या आपकी पोजीशन है वो आप कभी नहीं जान पाएंगे। थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद आपका बढ़ते हैं मैटरनिटी प्रिंसिपल पे। यहां से हमें स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैटरनिटी प्रिंसिपल से। मैटरनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। मैटरनिटी प्रिंसिपल को जनरल अगर इसको हम ब्रेक कर दे तो मैटरनिटी प्रिंसिपल दैट मींस मैटर। मैटरनिटी प्रिंसिपल मींस मैटर। मैटर क्या चीज हो सकता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर मींस कि वो चीजें जो मुझे इफेक्ट कर रही हूं। भाई होता नहीं, फोन करते हैं, भाई तू चला यहां मैटर कर लिया हूं, तो दैट मीन मैटर, वो चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं। तो सेम चीज ये होता है विच thing is effect to user of account, which thing is effect to user of account, वो सारी चीजें जो आपके यूजर ऑफ अकाउंट को इफेक्ट करती हैं, दैट मीन्स कि दे आर द मैटर। वो क्या है आपके लिए? मैटर है। और इसी से बना हुआ है हमारा मैटरनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, मैटरनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? सिंपल चीज है। आप मुझे एक चीज बताइए, मैटरनिटी प्रिंसिपल कहता है कि those thing या those information which affect to the user of account they should be record। जो चीजें आपके बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, जो इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं,
उनको आप क्या चाहिए, जो यूजर ऑफ अकाउंट को भी इफेक्ट करती हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। एंड नॉन मेटेलिटी इंफॉर्मेशन शुड बी इग्नोर्ड आर एडजस्ट विथ अदर ऑप्शन, एडजस्ट विथ अदर थिंग, हमें उनको किसी और के साथ एडजस्ट करना चाहिए। क्लियर हो गया। अब इसको अगर मैं एक लाइन में दूं, मेटेलिटी इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्ड एंड नॉन मेटेलिटी इंफॉर्मेशन शुड बी इग्नोर्ड आर एडजस्ट विथ सम अदर टर्म्स। क्लियर हो गया। चलिए एग्जांपल से भी समझाएंगे आपको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेटेलिटी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, मेटेलिटी इंफॉर्मेशन ओनली रिकॉर्ड नॉन मेटेलिटी information should be adjust with others। चलिए मेटेलिटी प्रिंसिपल कह रहा है आपका ओनली मेटेलिटी इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, जो आपकी मेटेलिटी इंफॉर्मेशन होगी उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। एंड नॉन मेटेलिटी इंफॉर्मेशन शुड बी एडजस्ट विद द अदर्स। अच्छा, आप कैसे हम डिसाइड करेंगे सर ये हमारी मेटेलिटी इंफॉर्मेशन है या फिर नॉन मेटेलिटी इंफॉर्मेशन है? वो आपके अमाउंट पर ही डिपेंड करता है। सपोज दैट कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल पे गए हैं, कोई आप जीन्स परचेस करने, तो अक्सर आप शॉपिंग मॉल में अगर जीन्स परचेस करने जाइए तो वहां पर जो जीन्स की कीमत होती है, जो भी प्रोडक्ट कीमत होती है, वो हमेशा राउंड फिगर से 1 रुपए या 2 रुपए कम होती है। सपोज दैट कि आप कोई जीन्स लेने गए हैं, वो है 1499 की। कितने की है? 1499 की या 1999 की है या 999 की है। जीन्स लेने के शॉपिंग मॉल में 499 की है और या फिर 99 की। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम उसे 1500 रुपए पेड करते हैं या फिर 999 का अगर प्रोडक्ट है तो उसे कितना पेड कर रहे हैं, 1000 पेड कर रहे हैं। तो हमारे लिए 1499 रुपए क्या करता है, मैटर करता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हमने 1500 रुपए दिया तो हमें वापस कितना हुआ है? तो अगर 1 रुपए अगर वो हमें वापस करता है या 1 रुपए नहीं वापस करता है तो क्या हम उसके लिए झगड़ा करते हैं? क्या हम उसके लिए झगड़ा करते हैं? सपोज दैट इसी तरीके से अगर हमने क्या किया, कोई एक मशीनरी मंगाई है 20 या 25 करोड़ की मशीनरी, मान लेते हैं कि हमने 20 या 25 लाख की मशीनरी मंगा ली है, करोड़ की बात नहीं, 20-25 लाख की मशीनरी मंगाई है। और उस मशीनरी पर नंबर डालने के लिए हमने 20 रुपए का मार्कर मंगाया है। तो क्या उस 25 लाख के अगेंस्ट में 25 रुपए हमें मैटर करता है? करेगा मैटर? नहीं करेगा ना। सेम चीज है कि अगर आपका जो मेटेलिटी इंफॉर्मेशन है यानी 1499 या फिर आपकी 25 लाख रुपीज और 50 लाख रुपीज, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन खर्चा तो हमारा कितना हुआ है? यहां पर 1500 खर्चा हुआ है, वहां पे 25 रुपए खर्चा हुआ है। तो जो ये 1 रुपए इधर बच रहे हैं, वो 25 रुपए बच रहे हैं, उसे क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे और किसी और के साथ एडजस्ट कर देंगे। क्लियर हो गया है? बस यही चीज है आपकी मेटेलिटी इंफॉर्मेशन। और एक क्लियर कर लेते हैं, ये मार्कर क्या है, मेरी एसेट्स है ना, क्योंकि ये मुझे प्रॉफिट कर रही है, मुझे फ्यूचर में मैं इसका, कि मेरे लिए करंट एसेट्स, क्योंकि मैं इसका यूज कर पा रहा हूं, मेरे लिए एसेट्स है। लेकिन क्या मैं इसको एसेट्स में शामिल करता हूं? क्या मैं इसको बैलेंस शीट में दिखाता हूं? नहीं, मैं इसको दिखाता हूं अपने स्टेशनरी, यानी मैं इसको दिखाऊंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी मेरे लिए, जहां मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां पर मेरे लिए ये छोटा मैटर, मेरे लिए ये छोटा अमाउंट मेरे लिए मैटर नहीं करता। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको शुड बी एडजस्टेड विद अदर। इसको हमने क्या कर दिया कि हमारी एसेट्स है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, स्टेशनरी में ट्रांसफर कर दिया है। सेम चीज वही बताया गया है कि मेटेलिटी इंफॉर्मेशन only metality information should be recorded and non-metality information should be adjusted with other properties या adjusted with other terms। क्लियर हो गया है? नोट कर लीजिए, मेटेलिटी इंफॉर्मेशन में सिर्फ आपको इतना करना है, इतना आपको याद रखना है। क्लियर हो गया कि जो हमारे लिए मैटर करेगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो मैटर नहीं करेगा हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नोट डाउन। चलिए, आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा कि व्हाट इज द मेटेलिटी प्रिंसिपल। अब आगे बढ़ते हैं अपने हम
प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये सबसे ज्यादा प्रिंसिपल आपसे पूछा है आपके यूनिट टेस्ट में, आपके टर्म एग्जामिनेशन में क्लास 11 अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रूडेंस। और प्रूडेंस ये आपको हमेशा क्लास 12 में ये अपने नाम से नहीं तो ये अपने एग्जाम्पल के साथ आता रहेगा, ये कंटिन्यू आपके साथ, ये आपकी फाइट इसकी परमानेंट चलती रहेगी। चलिए, लेकिन चीजें बहुत आसान है, चलिए इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, वी कैन नॉट एंटिसिपेट और रिकॉर्ड एनी फ्यूचर प्रॉफिट अंटिल और अनलेस वी गेट इट। क्लियर हो गई लाइन? जब तक हमें प्रॉफिट हमारी जेब में नहीं आ जाता है तब तक हम ना उस प्रॉफिट को एंटिसिपेट करेंगे और ना ही हम उस प्रॉफिट को कहीं रिकॉर्ड करेंगे जब तक वो प्रॉफिट हमारी जेब में आ नहीं जाता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ व्यू, बट एट द सेम पॉइंट पर वी रिकॉर्ड एनी फ्यूचर लॉसेस एंड एंटिसिपेट एंड मेक प्रोविजन फॉर देम। लेकिन अच्छा, प्रिंसिपल ने क्या कहा, इस प्रिंसिपल ने क्या कह दिया, इस प्रिंसिपल ने बता दिया कि जब तक हमें प्रॉफिट हमारी जेब में नहीं आएगा तब तक हम प्रॉफिट को ना तो एंटिसिपेट करेंगे ना तो रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो आप उसको एंटिसिपेट करिए और उसके लिए प्रोविजन भी बना लीजिए। उसके लिए प्रोविजन मीन्स आप उसके लिए एक अलग से अमाउंट, एक अलग सा फंड बनाकर चलिए। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब मुझे पता है कि ये मार्कर 25 रुपए का खरीदा था मैंने, लेकिन मैं ऐसा कंटिन्यू यूज करूंगा तो क्या मुझे 25 रुपए दोबारा मिलेगा? नहीं, इसको मैं बेचूंगा तो शायद कोई खरीदे भी ना, या खरीदेगा भी तो 5 रुपए या 7 रुपए में खरीदेगा। तो यानी मुझे पता है कि ये मेरा लॉस हो रहा है, तो इस लॉस की भरपाई के लिए या इस लॉस को बियर करने के लिए मैं एक अलग से अपना फंड बना के चलूंगा। यही करता है आपका प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। वी कैन नॉट एंटिसिपेट और रिकॉर्ड, ना तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं ना तो रिकॉर्ड करेंगे। किससे नहीं करेंगे? एनी फ्यूचर प्रॉफिट अंटिल वी गेट इट। जब तक हमें प्रॉफिट मिल नहीं जाता, जब तक हमें प्रॉफिट हो नहीं जाता है तब तक हम ना तो अपने उस प्रॉफिट को एंटिसिपेट करेंगे ना तो उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे। एट द सेम पॉइंट, बट बिल्कुल उसी वक्त वी एंटिसिपेट एनी फ्यूचर लॉसेस and make provision for them। ये है आपकी प्रूडेंस की पूरी डेफिनेशन। हूबहू बिल्कुल ऐसे लिखना है आपको। प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल आपको कहता है कि जब तक हमें प्रॉफिट नहीं होता है तब तक हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है तो हम उसके लिए ऑलरेडी एक प्रोविजन बनाकर चलेंगे। प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए फिर अलग से आप कोई भी फंड न बनाइए, प्रॉफिट होगा तो ऑलरेडी एक फंड आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको किसी वजह से लॉस हो सकता है तो उस लॉस को बियर करने के लिए, उस लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए ऑलरेडी आप क्या बना के चलेंगे? प्रोविजन बना के चलेंगे। और वो आपको ऐसे लिख देना है कि वी कैन नॉट एंटिसिपेट और रिकॉर्ड एनी फ्यूचर प्रॉफिट अंटिल वी गेट इट। एट द सेम पॉइंट वी एंटिसिपेट एनी फ्यूचर लॉसेस एंड मेक प्रोविजन फॉर देम। लेकिन उसी वक्त पर अगर आपको लगता है कि आपको लॉस भी हो सकता है तो फिर आप उसके लिए ऑलरेडी एक प्रोविजन बनाकर चलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आगे प्रिंसिपल की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। हिस्टोरिकल प्रिंसिपल नहीं, वो हो जाएगा आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल।
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वी रिकॉर्ड द एनी ट्रांजेक्शन या वी रिकॉर्ड द एनी एसेट्स एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी हम एसेट्स की उस वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने उस एसेट्स को परचेज करते वक्त पेड किया था। उस वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने उस एसेट्स को परचेज करते समय या एक्वायर करते समय हमने पेड किया था। डजंट मैटर कि भाई आज जैसे सपोज दैट जमीन है हमारी, जमीन हमने 7 लाख रुपए में या 10 लाख रुपए में खरीदी थी, 5 साल बाद उस जमीन की कीमत 15 लाख रुपए हो गया है, कोई मैटर नहीं। हमें क्या रिकॉर्ड करना है? एट द टाइम ऑफ परचेज, जितनी वैल्यू में आपने किसी एसेट्स को एक्वायर किया हुआ है, आप सिर्फ उसी वैल्यू को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए कॉस्ट के साथ हिस्टोरिकल कॉस्ट भी लगा हुआ है, यानी ऐतिहासिक कॉस्ट। दैट मीन यहां वो ऐतिहासिक कॉस्ट नहीं कि प्राचीन समय में मुगल आए थे, आक्रमण किया था, वो मैटर नहीं करता। वी आर नॉट स्टडीड हियर हिस्ट्री, वी आर स्टडीड कॉमर्शियल। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब इतना है कि वी रिकॉर्ड एनी एसेट्स एट द टाइम ऑफ परचेज, किसी भी एसेट्स की वैल्यू हम उसकी परचेज वैल्यू पर लिखेंगे हमेशा। कहीं ऐसा नहीं कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो रही है, मार्केट वैल्यू कम हो रही है, डजंट मैटर, हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे जिस वैल्यू को हमने परचेज करते वक्त पेड किया था। क्लियर हो गया है? चलिए लिख देते हैं। We record any assets value at the time of purchase। सिंपल सी चीज हो गई है। We record any assets value at the time of purchase। हम किसी एसेट्स की वैल्यू, वही वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे जो हमने परचेज करते वक्त, जो हमने एक्वायर करते वक्त हमने क्या किया था? पेड किया था। क्लियर हो गया है? सिंपल सा है, कॉस्ट ऑफ हिस्टोरी। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड, हम क्या रिकॉर्ड? वी रिकॉर्ड एनी एसेट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। हम किसी एसेट्स की वैल्यू उसी टाइम पे वही रिकॉर्ड करेंगे जो हमने उसको एक्वायर करते वक्त हमने पेड किया था। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम हमेशा क्या लेके चलेंगे? जिस टाइम पे हमने परचेज किया था। अगर आज हमने अपनी एसेट्स को, अगर आज हमने कोई लैंड 15 लाख में परचेज किया है, तो हम हमेशा उस लैंड की वैल्यू 15 लाख रुपए दिखाएंगे। इससे दो चीजें होती हैं, एक फायदा भी होता है और एक नुकसान भी होता है। फायदा क्या होता है? फायदा उसका यह है कि हमें यह पता रहता है कि कंसिस्टेंसी बनी हुई है हमारी, कि हमें पता है भैया उस टाइम पे ये वैल्यू थी, उस पे इतना डिप्रेशन लग गया था, ये चीजें थी, कंटिन्यू होता। डिमेरिट क्या है इसकी? इसकी तो सबसे बड़ी डिमेरिट है, यू कैन नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एसेट्स है आप इसकी एग्जैक्टली वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 15 लाख रुपए की जमीन दिखा रही है। क्लियर? बट मे भी हो सकता है वो जमीन आज के टाइम पे रेट बढ़ गया, उसका 20 लाख का दिखा रहा हो, तो 5 लाख रुपए तो एक्चुअल में अगर मैं मार्केट में बेचते जाऊंगा तो मुझे तो 20 लाख मिलेगा, लेकिन मेरे स्टेटमेंट में कितना शो हो रहा है? मेरे स्टेटमेंट में 15 लाख रुपए शो हो रहे हैं। तो सिंपल सी वही बात है कि भैया हमेशा वही वैल्यू रिकॉर्ड करो जो आपने कोई भी एसेट परचेज करते समय पेड की थी। क्लियर हो गया है? हाँ जी, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैच से ही आपको क्लियर हो रहा है। मैच का मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। भाई मैच करने किसे कहते हैं? दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। मैच खेलने जा रहे हैं, हमारे और अपोनेंट की टीम के खिलाफ क्या हो रहा है? मैच हो रहा है, यानी हम दोनों एक पर्टिकुलर एक सेम पॉइंट पे आके मैच खेल रहे हैं। 50 ओवर आपको मिल रहा है, 50 ओवर हमको मिल रहा है। 10 प्लेयर 11 प्लेयर आप खेलेंगे, 11 प्लेयर हमारे खेलेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर जो फैसिलिटीज आपको मिलेगी वही फैसिलिटीज मुझे मिला है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इंडिया में खेलूं जहां पर पिच क्या है? पूरी रफ है, आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं जहां पर पेस है और बाउंस है, तो वो मैच नहीं कहलाएगा। मैच का मीन्स यू कम विद द सेम पोजीशन, यानी आप एक सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। इसकी मीनिंग क्या हो गई है अकाउंट में? कि
भैया अगर आप किसी साल की या किसी अकाउंटिंग पीरियड के अगर आप रेवेन्यू को ले रहे हैं तो एक्सपेंस भी आप उसी साल के लेंगे। अगर मैंने रेवेन्यू 2018-19 का लिया हुआ है तो मुझे एक्सपेंसेस भी किसके लेने पड़ेंगे, 2018 और 19 के लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने पिछले साल के खर्चे ले लूं और इनकम मैं अपनी इस साल की ले लूं, वो और नहीं चलेगा। क्लियर हो गया कि जिस साल का आपका रेवेन्यू रहेगा उसी साल का आपका क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट all revenue and all expenses should be belong from same year। ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी बिलोंग फ्रॉम सेम ईयर, यानी जो भी आपके रेवेन्यू है और जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके सेम ईयर से बिलोंग होने चाहिए। अगर आपने रेवेन्यू 2018-19 का लिया है तो आपको एक्सपेंसेस भी 2018-19 का लेना पड़ेगा। ये आपकी सही अप्रोच है। लेकिन अगर आपने रेवेन्यू 17-18 का ले लिया है एंड एक्सपेंसेस 18-19 का ले लिया है, ये आपका गलत है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि इस साल मेरी जो इनकम हुई है और इस साल के जो मेरे खर्चे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग तो मैं अपना प्रॉफिट निकाल पाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग तो मैं अपनी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाएंगे। तो भाई जब दोनों एक सेम ईयर से बिलोंग नहीं करेंगे तो कैसे हम मैच कर पाएंगे? तो क्लियर हो गया है, दोनों चीजें नोट कर लीजिए। चलिए सेकेंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, देखो चीजें बहुत आसान है। अगर आपको हेडिंग आपको पता है ना, उसी हेडिंग का सहारा लेके आप अपने सारे प्रिंसिपल आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट का मतलब आप उनके डिफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। चलिए ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब हो गया है कि एवरी ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैज द टू एस्पेक्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो कम से कम दो एस्पेक्ट तो लेगा। जैसे मैंने कोई सामान परचेज किया है तो दो चीजें हो रही हैं, मेरे पास सामान आ रहा है और पैसा भी जा रहा है। अगर मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है तो मेरे पास सामान आ रहा है और साथ साथ मेरी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। क्लियर हो गया है? अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। और कैसे बना सकते हैं? तो कह सकते हैं कि एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव इफेक्ट टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसको दो एस्पेक्ट को इफेक्ट करना होगा कम से कम। एक डेबिट को एस्पेक्ट को इफेक्ट करेगा और एक क्रेडिट को एस्पेक्ट करेगा। क्लियर हो गया है? चलिए एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव इफेक्ट टू एस्पेक्ट, one is debit, another is credit। सिंपल चीज है कि एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव इफेक्ट टू एस्पेक्ट। हर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो कम से कम दो एस्पेक्ट को उसको इफेक्ट करना चाहिए। एक तो उसको डेबिट एस्पेक्ट को इफेक्ट करना होगा और दूसरा उसको क्रेडिट को इफेक्ट करना पड़ेगा। चलिए जैसे एक्स परचेज मशीनरी ऑफ ₹15,000। तो एक चीज आप गौर करिए, एक्स के पास क्या आया? एक्स के पास क्या आ गया? मशीनरी आ गई। और एक्स के पास से गया क्या? अगर इन्होंने कैश पेमेंट किया हुआ है तो मनी गया, और अगर इन्होंने मान लो क्रेडिट परचेज किया है तो कहीं ना कहीं इनके क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं। क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए कि नहीं हुए? हुए ना इंक्रीज।
बस इतनी सी बात थी कि ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब कि दो एस्पेक्ट आपके इफेक्ट होंगे, वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट। अगर कोई ट्रांजैक्शन सिर्फ एक एस्पेक्ट को इफेक्ट कर रहा है तो फिर हम उसको डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे, जो कि आगे आपके सिलेबस में जब आएगा तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में हिंट दिया जाएगा। चलिए लास्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। नोट कर लीजिए तब तक इसको। चलिए अपने हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सॉरी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये बिल्कुल कहता है कि रेवेन्यू को आप कैसे पहचानेंगे। तो रेवेन्यू को पहचानने के लिए आपको दो कंडीशन बता दी गई है। कह रहा है कि रेवेन्यू इज कंसीडर, रेवेन्यू को कैसे कंसीडर करेंगे? एज रियलाइज्ड। कैसे आप महसूस करेंगे कि ये चीजें हमारे रेवेन्यू और ये चीजें रिसिप्ट्स हैं? जब ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, कह रहा है रेवेन्यू इज कंसीडर एज अ रियलाइज्ड व्हेन इज टेकन प्लेस एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव इट्स पेमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। यानी जब कोई हमारा ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है, ट्रांजैक्शन हमारा हो चुका है, यानी किसी चीज या रियलाइज हो रहा है कि कोई ट्रांजैक्शन ने अपनी जगह बना ली है। अपना प्लेस बनाने का मतलब होगा कि ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हो चुका है और अब आप सामने वाले से पैसे की डिमांड कर रहे हैं और पेमेंट बनता है। चीजें क्लियर हो गई हैं? ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है, पेमेंट सामने वाले पर पेमेंट बन रहा है और वो पेमेंट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को गिफ्ट दे दिया है, ट्रांजैक्शन हो चुका है, लेकिन क्या आप उससे पेमेंट मांगने के लिए ऑब्लिगेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या उस ट्रांजैक्शन रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। लेकिन अगर आपने किसी को सामान भेज दिया है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ इसका पैसा बनता है, तो क्या होगा? वो फिर वो रेवेन्यू होता है। ठीक है, मिल रहा है पैसा तो रिसिप्ट आएगा, नहीं मिल रहा है तो भी वो आपकी रिसिप्ट के अंदर ही आएगा। क्लियर हो गया है? तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि रेवेन्यू इज कंसीडर एज अ रियलाइज्ड। रेवेन्यू कंसीडर करेंगे व्हेन इज टेकन प्लेस, जब कोई ट्रांजैक्शन अपनी जगह बना लेगा और वो सामने वाला पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो नोट इट डाउन, सारे ट्रांजैक्शन सारे प्रिंसिपल आपके यहीं पर एंड होते हैं। फिर से मिलेंगे द कमर्शियल में एक नए चैप्टर के साथ। बेसिकली अब हम आपका जब भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो जस्ट प्रिपेयर कि इसके बाद से हम अपना न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज से थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। क्लियर हो गया है? तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। क्लियर? थैंक यू सो मच, लव यू।